नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। आज हम लोग अपने मानचित्र के जो सीरीज़ देख रहे थे उसमें हम लोग हिमालय को देखेंगे। हिमालय मानचित्र के साथ साथ भारत का जो भूभौतिक विभाजन है उसमें भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हिमालय भारत की जलवायु हो, मृदा हो या फिर कह सकते हो नदी तंत्र, ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं या वनस्पति कह सकते हैं, वर्षा का क्षेत्र है, ये सभी चीज़ें हिमालय से प्रभावित होती हैं। हिमालय मुख्यतः जो है भारत के देखा जाए उपोष्ण कटिबंध भाग में पाया जाता है, क्योंकि ये 30 डिग्री उत्तर की ओर मतलब उसके ऊपर पाया जाता है, इसलिए जो हिमालय है वो उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में मुख्यतः है। लेकिन ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, इसकी वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिमालय कैसे बना। तो आप लोग जानते हैं कि आज से लगभग मिलियंस ईयर्स पूर्व जो है कार्बोनिफेरस युग था। उस समय क्या होता है, जो सभी महाद्वीप थे वो एक ही जगह अवस्थित थे पैंजिया के रूप में। जैसे अफ्रीका हो गया, इसके साथ आप देखते हैं ये भारत था, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया था। इधर देखते हैं आप जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था, और इसके उत्तर में आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका। फिर यहाँ पर यूरोप और जो है रसिया का क्षेत्र था। तो ये जो नीचे वाला भाग है, इस नीचे वाले भाग को हम लोग जो है गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे, गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाले भाग को हम लोग लारेंसिया कहते थे। तो कार्बोनिफेरस युग के बाद क्या होता है, ये जो पैंजिया होता है विखंडित होता है, और इसी विखंडन के क्रम में क्या होता है, लारेंसिया के भाग उत्तर की ओर जो है मूव करते हैं, और जो है ये गोंडवाना लैंड के भाग, जैसे आप देखते हो दक्षिणी अमेरिका का ये जो भाग होता है ये अपने वेस्ट साइड में मूव करता है। इसी प्रकार जो भारतीय प्लेट होती है वो अपने नॉर्थ ईस्ट साइड में मूव करती है। तो जब ये उत्तर पूर्व की ओर जब ये बढ़ती है, इसके किनारे भी हम आपको बता देते हैं, एक महासागर था जिसे हम लोग पैंथालासा कहते थे। तो क्या होता है, जब भारतीय प्लेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है तो आप क्या देखते हैं, तो ये जो है यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है। तो भारतीय प्लेट होती है, ये यूरेशियन प्लेट से आगे टकराती है। तो क्या होता है, इसी टकराहट का ही परिणाम क्या होता है, वो हिमालय होता है। आप जानते हैं कि जो प्रायद्वीप भारत है, इसके जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या था, अरावली पर्वत श्रृंखला थी, जो अभी भी है अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इस साइड पे क्या था, शिलांग का पठार, या कह सकते हैं शिलांग का पठार है। तो क्या होता है, जब ये यूरेशियन प्लेट से जब टकराते हैं तो उस टकराहट के क्रम में क्या होता है कि ये वाला जो भाग होता है, सबसे पहले जो है ये वाला जो भाग होता है ये यूरेशियन प्लेट से यहाँ टकराता है। तो अरावली का ये वाला भाग जो है यूरेशियन प्लेट से यहाँ टकराता है। उसके बाद क्या होता है, बाकी जो ये इधर की ओर मूव करता है, एक कह सकते हो ना कि एक राउंड ट्रिप लेता है, और ये वाला पार्ट आके यहाँ टकराता है। तो ये जो टकराहट होती है कहाँ होती है, नंगा पर्वत के पास होती है। और दूसरी ओर ये कहाँ पर, जो दूसरी ओर जो टकराहट होती है वो कहाँ पर होती है, नामचा बरवा के पास होती है। तो अब ये इस तरीके से क्या होता है, 3 बार हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है। ये 3 बार जो है इस प्रकार से, एक बार ऐसे टकराती है, फिर दोबारा टकराती है, फिर तीसरा ट्रस्ट होता है। तो इसी टकराहट का ही परिणाम कह सकते हैं वृहत हिमालय, लघु हिमालय या फिर हिमांचल हिमालय, और सबसे दक्षिण में क्या होती है वो शिवालिक हिमालय के रूप में हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हिमालय की। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत क्षेत्र हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हिमालयन पर्वत क्षेत्र, उच्चावच और अवस्थिति के संबंधी विशेषताओं के आधार पर हम हिमालय का विभाजन देखेंगे।
तो सबसे उत्तर में हम क्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय देखते हैं। तो ये जो आप देखते हैं ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर सीढ़ी, ये ट्रांस हिमालय के ही पार्ट हैं। उसके आगे क्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय और राहत हिमालय के बीच में क्या पड़ता है, इंडो सैंगपो सुचर जोन। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है उत्तर में और ये भारतीय प्लेट होती है, तो ये क्या होती है, यहाँ पर आपस में क्या होती है, हिंज्ड हो जाती है, एक दूसरे क्या होती है, मिल जाती है। तो यही जो क्षेत्र है वो इंडो सैंगपो सुचर जोन है। तो इस इंडो सैंगपो सुचर जोन के उत्तर का भाग क्या होता है, ट्रांस हिमालय होता है। सॉरी, उत्तर का जो भाग था वो यूरेशियन प्लेट से संबंधित है और जो दक्षिण का भाग है वो जो है भारतीय प्लेट से संबंधित है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर इंडो सैंगपो सचर जोन था इस जगह पे, तो इसके उत्तर वाली जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट थी और इसके दक्षिणतम जो प्लेट है वो भारतीय महाद्वीपीय प्लेट थी। भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट थी वो प्लेट यहाँ पर थी। तो आगे हम लोग देखते हैं वृहत हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा है, ये वृहत हिमालय है और उसके बाद उसके जो दक्षिणतम चोटी, अब देखिए कहाँ से हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में हमने इंडो सैंगपो सुचर जोन देखा, जो सिंधु नदी और जो है सांगपो नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र है। और उसके दक्षिण में हम लोग क्या देखते हैं, वृहत हिमालय। फिर वृहत हिमालय के दक्षिण में हम लोग देखते हैं लघु हिमालय, मध्यम हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। तो वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या पड़ता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, ये मतलब कह सकते हो ये दरार नुमा, जहां से मतलब लघु हिमालय और वृहत हिमालय अलग होता है, वो जो बीच की दरार है यही मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ये बहुत ही चूर्णित होती है, मतलब ये कह सकते हैं बहुत टुकड़ों में विभाजित होती है। ये भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, मतलब सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में हिमालय के ये संबंधित है। और यहाँ पर मुख्यतः क्या है, झेलम नदी का अपवाह क्षेत्र है। यहाँ से क्या होती है, झेलम नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है और झेलम नदी का जो भ्रंश घाटी है वहीं से जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरा हुआ है। तो इसमें कौन, जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर अवस्थित है, इसी मेन सेंट्रल थ्रस्ट पे अवस्थित है। इसी प्रकार नेपाल की जो काठमांडू घाटी है वो भी मेन सेंट्रल थ्रस्ट पर ही अवस्थित है। तो अगला हम लोग देखते हैं जो झेलम नदी होती है। तो झेलम नदी जब जो है ऊंची पहाड़ियों से, यानी हिमानीकृत जो पहाड़ियां होती हैं वहां से क्या होती है, जब उतरते क्रम में अपने साथ जो है हिमानीकृत जलोढ़ लेकर आती है और जो कश्मीर का मैदान है या फिर कह सकते हो कश्मीर घाटी होती है, उसी जगह क्या होता है, जैसे ये झेलम नदी आती है और यहाँ पर जो है कश्मीर की जो घाटी है इसी जगह पर भारी मात्रा में हिमानीकृत जलोढ़ का निक्षेप करती है। तो यही जो हिमानीकृत जलोढ़ का निक्षेप है, इसी से क्या होता है, करेवा मृदा का विकास हुआ है। और करेवा मृदा आप जानते ही हैं केसर की दृष्टि से बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह सकते हो, यहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय के दक्षिण में क्या पड़ता है, शिवालिक हिमालय पड़ता है, जो कि मेन बाउंड्री फॉल्ट से क्या होता है, लघु हिमालय से अलग होता है। तो जम्मू कश्मीर की उधमपुर कोटली घाटी है, ये जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित है। इसी प्रकार उत्तराखंड की दून घाटी है, ये भी जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित है। आप ऐसे ही समझते हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि वृहत हिमालय का विकास हुआ, तो वृहत हिमालय के विकास क्रम में क्या होता है कि जो पूर्व की नदियां होती हैं और जो है ये लघु हिमालय, वृहत हिमालय के साथ साथ जब लघु हिमालय का विकास होता है तो उस समय जो वृहत हिमालय से आ रही हुई नदियां होती हैं वो क्या होता है, एक जगह पर जो है रुक जाती हैं। और लघु हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए, ये वृहत हिमालय है और ये लघु हिमालय है। ऊपर से जो नदियां आ रही थी, यहाँ पर क्या होती है, भारी मात्रा में जो है अपने साथ जो हिमानीकृत जलोढ़ हिमोड़ होती है उसको लाकर क्या करती है, यहाँ पे निक्षेपित करती है। और धीरे धीरे क्या होता है, अपने उत्तरवर्ती कालों में क्या होता है, ये वृहत लघु हिमालय का कटाव करती हैं और आगे की ओर प्रवाहित करती हैं। तो ये जो बीच की संरचना आप देख रहे हैं जो है, सॉरी, ये हम क्या है, ये हमारा लघु हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। तो जो क्या होता है, लघु हिमालय से जो प्रभावित होने वाली नदियाँ होती हैं वह क्या करती है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है जो हिमानीकृत हिमोड़ होती है उसको क्या करती है, यहाँ पर निक्षेपित करती है। और अपने उत्तरवर्ती कालों में क्या होता है कि ये जो है
शिवालिक हिमालयों को काटते हुए मैदानी भागों में जो है प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है यही दून घाटी है, यही उधमपुर कोटली घाटी है। तो उधमपुर कोटली घाटी कहाँ पर है? मेन बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित है। इसी प्रकार दून घाटी भी मेन बाउंड्री फॉल्ट पर ही स्थित है। लघु हिमालय में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत छोटी छोटी घास की भूमियां पाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर है? बेसिकली अल्पाइन घास भूमियां होती हैं। जैसे क्या होता है कि कोई पर्वत श्रेणी होती है, जैसे ये पर्वत श्रेणी होती है, तो क्या होता है कि ऊंचाई के साथ क्या होता जाता है, वनस्पति में क्या होता है, परिवर्तन होते चला जाता है। तो सबसे ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, अल्पाइन घास के मैदान में मिलते हैं यहाँ पर। तो इसके ऊपर वाला क्षेत्र होता है वो हिमानीकृत, मतलब एक तरीके से हिम से ढका होता है। उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो अल्पाइन घास का मैदान होता है। तो यही अल्पाइन घास का मैदान है। ये कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये आप सुनते हैं। ये क्या है? बेसिकली अल्पाइन घास के मैदान ही है। और उत्तराखंड में क्या होता है, आप बुग्याल और पयार के नाम से जानते हैं। अब हम लोग शिवालिक और जो है उत्तर भारत के मैदान को देखते हैं। तो शिवालिक से जो निकलने वाली शिवालिक और उत्तर भारत के जो मैदान है उसके बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अवस्थित है। तो क्या होता है, हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां होती है, जो हमने देखा था कि लघु हिमालय से जो नदियां निकली उन्होंने दून घाटी में क्या हुआ, अपना निक्षेप किया। उसके बाद जो एक झील रुमा संरचना में आकर इन्होंने निक्षेप किया। आगे क्या होता है, जब यहाँ से ओवरफ्लो होता है तो ये क्या करता है, शिवालिक हिमालय का कटाव करना आरंभ करता है। और यही शिवालिक हिमालय क्या होता है, जो यहाँ से नदियां निकलती हैं ये क्या करती हैं, आगे जाके निक्षेप करती हैं, जो कि इसे क्या करते हैं, मूरी गर्त है, मूरी द्वीप कह सकते हो। यहाँ पर आके क्या करती हैं, निक्षेप करती हैं। यही जो निक्षेपित मैदान है, जो निक्षेपित क्षेत्र है, यही आज जो है भारत, उत्तर भारत का मैदान यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह क्षेत्र में आज स्थापित है। इसी को हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये एक आप जो छोटा सा लाइन डायग्राम देख रहे हैं, आप इसको देखिए। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तिब्बत का पठार देखते हैं। तिब्बत का पठार, जिसको जो है विश्व की छत भी कहा जाता है, ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसके जैसे ही हम थोड़ा सा दक्षिण में आते हैं तो क्या होता है, हमें ट्रांस हिमालय मिलता है। ट्रांस हिमालय में हमने देखा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं। और उसके बाद जब हम आगे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमें जो है वृहत हिमालय मिलता है। वृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में हमने देखा इंडो साइंको सुचर जोन, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो सनलाइट क्षेत्र है उसकी बात कही गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भारतीय प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, और यहाँ पर क्या होता है, यूरेशियन प्लेट हो गई। दोनों आकर क्या हो रहा है, यहाँ पर सनलाइट हो रही हैं। फिर आगे हम लोग वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच में देखते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट देखते हैं, जहाँ पे हमने देखा कश्मीर घाटी देखी थी, उस काठमांडू घाटी देखते हैं। फिर उसके दक्षिण में चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट होती है, जहाँ पर हमने देखा उधमपुर कोटली का मैदान और जो है दून घाटियाँ देखी। फिर शिवालिक के जब हम दक्षिण में बढ़ते हैं तो उत्तर भारत का मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन और जो है शिवालिक हिमालय के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट होता है, जहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, भारी मात्रा में जो है अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप करती हैं, जिससे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, तो आगे हम शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। तो ट्रांस हिमालय के आप देखते हैं 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये ट्रांस हिमालय में कौन कौन जो भारत के क्षेत्र में है, उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां स्थित हैं। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में क्या होता है, तो ये जो काराकोरम और लद्दाख है, यहाँ से क्या होता है, इस जगह से जो है एक श्योक नदी बहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये श्योक नदी का अपवाह क्षेत्र है। यहाँ से क्या है, श्योक नदी अपवहित होती है, तो ये श्योक नदी का अपवाह क्षेत्र है यहाँ पर। और जास्कर और जो है लद्दाख के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि जास्कर और लद्दाख के बीच से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है और आगे जाके क्या होता है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक कौन है, श्योक नदी है।
फिर जास्कर की बात करी जाए तो जास्कर उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से क्या है, वृहत हिमालय पर्वत की श्रृंखला। अगर हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं, यानी ये उत्पत्ति कब हुई और संरचना की दृष्टि से वृहत हिमालय की श्रृंखला है। लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, वो जो है वो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कमेत है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब बात आती है काराकोरम पर्वत की। तो काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू। इसको हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है माउंट केटू। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू। अगर ये बोला जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन है, वो कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी माउंट केटू या फिर गार्डविन ऑस्टिन ही है। और काराकोरम में गसेरबुम और मसेरबुम करके दो और चोटियां अवस्थित हैं। तो देखिए माउंट केटू यहाँ पर अवस्थित है, इसी तरह गसेरबुम और बसेरबुम चोटियां यहीं पर काराकोरम जो श्रृंखला है उस पर अवस्थित है। लद्दाख की बात करी जाए तो ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर अवस्थित है, इस जगह पर। ये माउंट राकापोशी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट राकापोशी है। और ये जो मतलब कह सकते हो ये विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय पास दर्रे, जो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे अवस्थित हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रांस हिमालय में जैसे देखिए, अब हम लोग देखते हैं ये यहाँ से लेकर हम इस जगह के क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो है काराकोरम पास अवस्थित है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और ये क्या ट्रांस हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे ये क्या है, ये यहाँ से हमारा महान हिमालय गुजरा हुआ है। तो यानी कि महान हिमालय के जो इतने ये जो दर्रे हैं ये काराकोरम क्षेत्र के दर्रे हैं, सॉरी हिमालयन, ये जो है ट्रांस हिमालय के दर्रे हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिनीटेक दर्रा। तो मिनीटेक दर्रा आप कहाँ पर देखते हैं, मिनीटेक दर्रा यहाँ पर अवस्थित है। और जो है उसके आगे कौन सा दर्रा पड़ता है, यहाँ पर एक पारपालिक दर्रा पड़ता है। इसके आगे यहाँ पर अगहिल दर्रा पड़ता है। और ये आप काराकोरम दर्रा तो देख ही पा रहे हैं। काराकोरम दर्रा के आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चांगला दर्रा है। इसी जगह पे जाराला है और चारडिंगला है। जाराला और चारडिंगला के बीच से ही देखते हैं जो सिंधु नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। इसके ऊपर चांगला दर्रा है। फिर इसके ऊपर हम लोग केप सांगला दर्रा देखते हैं। तो ये जो विभिन्न दर्रे हैं, जैसे मिनीटेक हमने यहाँ पर देखा ट्रांस हिमालय में, फिर इसके नीचे हमने अगहिल देखा, ये काराकोरम दर्रा है, यहाँ पर केप सांगला है, यहाँ पर चांगला है, और ये जो है जाराला है और चारडिंगला। जाराला और चारडिंगला के बीच से हम लोग क्या देखते हैं, सिंधु नदी प्रवेश करती है। तो ये थे कुछ ट्रांस हिमालय के मुख्य दर्रे। ये वर्तमान में कह सकते हो जो नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना हुआ है, ये सारे दर्रे उसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो अगर देखा जाए काराकोरम दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, वो काराकोरम दर्रा है। हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से जो है ग्लेशियर मौजूद हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्तेरो ग्लेशियर है, बियाफो है, इस्पर है और ससाइनी है। तो भारत की सबसे लंबी हिमनदी घाटी कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर है। वर्तमान में हम देखते हैं ना कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय जो है जो भारतीय सेना यहाँ पर 24 घंटे पहरा देती है। यह सामरिक दृष्टि से इसलिए भी मौजूद है क्योंकि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से हम चाइना पे और पाकिस्तान पर, यानी चाइना और पाकिस्तान की एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। क्योंकि उसके ऊपर से हम लोग क्या देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से हम लोग क्या देखते हैं कि
जो काराकोरम पास यहाँ से गुजरा हुआ है, यहाँ से वर्तमान में देखते हैं जो सीपेक योजना यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं से गुजरा हुआ है। इससे हम लोग पाकिस्तान और चाइना की एक्टिविटी पे नज़र हम लोग आराम से जो है सियाचिन ग्लेशियर से कर सकते हैं। इसका संबंध जो है नुब्रा घाटी से है। और विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर यानी ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। क्या आप जानते हैं कि जो हिमालय है उसको थर्ड पोल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लेशियर पाए जाते हैं। इस वजह से या कह सकते हो वैश्विक जलवायु में जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस वजह से इसे थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो मैप में देख लेते हैं ये सब ग्लेशियर्स कहाँ अवस्थित हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं हिस्पर ग्लेशियर यहाँ पर अवस्थित है, बियाफो देख पा रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्तोरो ग्लेशियर। उसके अलावा देखते हैं बातूर हिमनद भी यहीं पर अवस्थित है। भारत के जो है लद्दाख क्षेत्र यानी वर्तमान में जो है जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर अवस्थित है। ये देखिए खारदोपिन ग्लेशियर यहाँ पर अवस्थित है, दियामीर ग्लेशियर और चोगो लुमागम जो ग्लेशियर है, ये सारे ग्लेशियर ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं। तो हम लोग देखते हैं वृहत हिमालय जो है उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको हम लोग आज देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो वृहत हिमालय में हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग जो है पश्चिम से हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं तो निम्न श्रृंखलाएं जो है वृहत हिमालय में पड़ती हैं। तो देखिए वृहत हिमालय के उत्तर में क्या है, हमने देखा इंडो साइक्लोसोचर जोन है, यानी इसके ऊपर क्या था, ट्रांस हिमालय था। और इसके दक्षिण में क्या था, मेन सेंट्रल ट्रस्ट या फिर लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर मध्यम हिमालय, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो अवस्थित है। तो हम लोग आते हैं तो वृहत हिमालय के अगर उत्तर में देखते हैं तो एक श्रेणी है जास्कर श्रेणी। हमने देखा था उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से क्या था, यह जो है वृहत हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन वैसे इसको जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है। तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट कामेत है। तो अब हम लोग वृहत हिमालय का सबसे पश्चिमी क्षेत्र में क्या देखते हैं, नंगा पर्वत है, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जब हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ था उस क्षण में सबसे पहले जो है नांगा पर्वत के पास जो है यह जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है, भारतीय प्लेट, और जो है पूर्व साइड में क्या होता है कि ये नामचा बरवा की ओर जो है मुड़ती है, जिससे क्या होता है नामचा बरवा का भी उत्थान होता है। तो भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नंगा पर्वत। सबसे ऊंची चोटी हमने क्या देखी थी, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में अवस्थित है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो अब जब हम लोग जो है पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें केदारनाथ चोटी मिलती है, फिर उसके आगे बद्रीनाथ चोटी, नंदा देवी पर्वत। तो ये तीनों कहाँ पर पड़ती हैं, तीनों उत्तराखंड के ही पार्ट हैं। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, इसको भी आप याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, फिर यहाँ से आप देखिए इस जगह का जो चोटियाँ हैं, ये सभी चोटियाँ कहाँ हैं, नेपाल हिमालय की हैं, जिसमें धौलाधर श्रेणी हो गई, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, फिर आती है छोदियू, फिर होती माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर की है। 8,848 मीटर ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है वृहत हिमालय के नेपाल हिमालय के अंतर्गत स्थित है। माउंट एवरेस्ट के अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें मकालू श्रेणी मिलती है, और उसके पूर्व में चले जाएंगे तो भारत में कंचनजंगा, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो वहाँ पर मिलती है। तो इसका कुछ पार्ट नेपाल में है और कुछ पार्ट सिक्किम में है। तो ये थे वृहत हिमालय के कुछ पर्वत चोटियाँ। तो हमने क्या देखा, वृहत हिमालय में पश्चिम से पूर्व जाने पर नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे नेपाल हिमालय में धौलाधर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, छोदगी और मकालू। उसके आगे हम भारत के सिक्किम में कंचनजंगा देखते हैं।
तो आप चाहे इसको ऐसी जगह पे बना भी सकते हैं या फिर इसी क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके आगे हम देखते हैं वराहत हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं। तो वराहत हिमालय में आगे हम लोग मैप पे देखते हैं, अभी हम लोग जान लेते हैं कि वराहत हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं। तो वराहत हिमालय में बुर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो गिलगित वर्तमान में क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है। तो बुर्जिल दर्रा क्या करता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और दूसरा है जोजिला दर्रा, तो श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। ये वर्तमान में कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे आते हैं तो हम लोग देखते हैं बारालाचाला। तो बारालाचाला पे तो हम लोग कौन सा दर्रा देखते हैं, बारालाचाला कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर दो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, चंद्र और भागा नदी। तो ये चंद्रभागा नदी क्या करती है, हिमाचल में प्रवेश करती हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रभागा कहते हैं। और जब यह नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जब प्रवेश करती है तो इसको हम लोग चेनाब नदी के नाम से संबोधित करते हैं। फिर हिमाचल में ही एक और दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला। तो यहाँ से सतलज नदी का हिमाचल में प्रवेश होता है और शिमला से तिब्बत के लिए मार्ग भी कहाँ से मिलता है, वो सिपकिला दर्रा से ही मिलता है। तो सिपकिला दर्रा भी हमारे व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, शिमला से तिब्बत का मार्ग भी गुजरता है और भारत और चीन का व्यापार भी यहाँ से होता है। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। यहाँ से बहुत सी नदियाँ निकलती, जैसे रावी नदी हो गई और ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे से ही निकलती हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड के कुछ दर्रे जो कि वराहत हिमालय में है। इसमें थांगला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रे हैं। तो आप जानते हैं लिपुलेख दर्रा है वो जो है मानसरोवर झील और कैलाश, जो हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं वहाँ की यात्रा के लिए क्या होता है, लिपुलेख दर्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आप देखते हैं नेपाल और भारत के बीच में लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद है, जो काला पानी क्षेत्र में स्थित है। यह भी एक विवाद का मुख्य मुद्दा भारत और नेपाल के संबंधों में बना हुआ है। आगे देखते हैं सिक्किम के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं जेलेपला और नाथुला दो दर्रे हैं। तो जेलेपला से गंगटोक से ल्हासा का मार्ग जो है वो कहाँ से जाता है, नाथुला दर्रे से। ल्हासा जानते हैं वो तिब्बत की राजधानी है। तो गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम के गंगटोक से तिब्बत ल्हासा को कौन जोड़ता है, नाथुला दर्रा जोड़ता है। और जो जेलेपला दर्रा है गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है। थिम्पू आप जानते हैं, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। तो गंगटोक से थिम्पू को कौन जोड़ता है, जेलेपला दर्रा जोड़ता है। ये तीस्ता नदी के प्रवाह क्षेत्र भी इसी से है। उसके आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रे हैं, एक बॉमडीला दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और दूसरा है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रे से क्या होता है, भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। तो आप इसको एक बार जो है जल्दी से आप पढ़ लीजिए। तो हमने अगैल दर्रा और खारदुम दर्रा देख चुका था, और उसके आगे हम लोग जो बनिहाल दर्रा है वो कहाँ देखेंगे, यहीं से जवाहर सुरंग गुजरी हुई है। ये पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल किसकी, लघु हिमालय की है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। माना पास, नीति पास, इमिसला, और ये जो है मांगसाधुरा और बालाचाधुरा, ये सब क्या हैं, ये दर्रे हैं हिमालयी क्षेत्र के। तो अब हम लोग देख लेते हैं लघु हिमालय या फिर मध्यम हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय को देख लेते हैं। देखिए क्या है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा लघु हिमालय, मध्यम हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय पूछा जाता है तो तीनों एक ही हैं। तो हिमाचल हिमालय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल जो हिमालय है वह पूरे लघु हिमालय या फिर मध्यम हिमालय को ही कहते हैं। तो अगर इसके उत्तर में हमने क्या देखा था, मेन सेंट्रल सर्च देखा था,
और उसके उत्तर में हमने देखा था कि ग्रेट हिमालय था, और इसके दक्षिण में हम लोग क्या देखते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जिसके दक्षिण में क्या था, शिवालिक हिमालय है। तो हम लोग जो है देखिए, जो हमारा वृहत हिमालय था वो एक अनवरत था, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर कुल मिला के 2400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो पूरी तरीके से अनवरत थी, इसमें कोई विखंडन नहीं था, कह सकते हो कॉन्टिन्यूस श्रृंखला थी। वहीं पर अगर हम लघु हिमालय की बात करी जाए तो वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब बीच बीच में आप देखेंगे तो विखंडित है, मतलब इसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो एक साथ सीरीज में नहीं है, बीच बीच में मिलती हैं। तो जम्मू कश्मीर हम लोग क्या देखते हैं, पीर पंजाल श्रृंखला है, यहीं से हमने देखा था, पीर पंजाल में ही बनिहाल पास गुजरा था, जहाँ पर जवाहर सुरंग है जो जम्मू कश्मीर से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तो ये मध्यम हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल और वृहत हिमालय के बीच में ही क्या है, कश्मीर घाटी अवस्थित है, जो कि झेलम के हिमानीकृत हिमोड़ से निक्षेपित करेवा मृदा से बनी हुई है, जो वह कश्मीर घाटी है। तो इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, एक है पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा। तो जम्मू को बारामूला से कौन जोड़ता है, वो पीर पंजाल दर्रा है, और जो है बनिहाल देखा जाए, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, वो है बनिहाल दर्रा। इसी पर क्या है, जवाहर सुरंग बनी हुई है। आगे आते हैं हिमाचल हिमालय में। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर में क्या था, पीर पंजाल श्रृंखला थी लघु हिमालय में या फिर हिमाचल हिमालय में। अब हिमाचल प्रदेश में हम लोग क्या देखते हैं, यही धौलाधर श्रृंखला के रूप में लघु हिमालय पाया जाता है। सुदूर दक्षिण में इसका विस्तार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उत्तराखंड में इसे नाग टिब्बा कहते हैं और नेपाल में इसको महाभारत कहते हैं। तो ये क्या है, लघु हिमालय की पर्वत चोटियां हैं, या कह सकते हो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब हम लोग इसके दक्षिण में क्या देखते हैं, शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय के उत्तर में हमने क्या देखा था, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और इसके उत्तर में लघु हिमालय देखा, और इसके दक्षिण में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। अब शिवालिक हिमालय देखा जाए तो इसका विस्तार क्या है, पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से स्टार्ट होकर असम के दिहांग गार्ड तक स्थित है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से क्या होता है, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से हिमालय की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखते हैं क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये लघु हिमालय है, इसके ऊपर था वृहत हिमालय, और ये यहाँ पर क्या है, शिवालिक हिमालय। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उस क्रम में क्या होता है कि जब सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे इस जगह पर क्या था, तिब्बत का पठार था, तिब्बत का पठार था। तो इस जगह पे क्या था, आप देखते हो ट्रांस हिमालय क्षेत्र था, और इस जगह पे टेथिस सागर अवस्थित था, टेथिस सागर। तो होता क्या है कि जब सबसे पहले थ्रस्ट लगता है, यानी कि जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो उस समय क्या होता है, वृहत हिमालय का निर्माण होता है। फिर दोबारा जब टकराती है तो इसी क्रम में लघु हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टकराहट के बाद क्या होता है, कुछ तैतीस सागर के क्या होता है, बहुत छोटी भाग में तैतीस सागर जो है ओपन रहता है, और जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उसके अवसादों का जमाव भारी मात्रा में तैतीस सागर में होता है। और उसके बाद जब जो है जो भारतीय प्लेट होती है लगातार क्या होती है, उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ रही होती है, तो इसके बढ़ने से क्या होता है, एक और थ्रस्ट जनरेट होता है। इससे क्या होता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली किसके द्वारा, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेप से बना हुआ है। और क्या होता है, जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भारतीय प्लेट मूव करती है तो इसकी वलन प्रक्रिया से क्या होता है, शिवालिक का निर्माण होता है। तो शिवालिक क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो अभी हम देख लेते हैं जो हमारा वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग कह सकते हैं 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर है। और जो शिवालिक हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2400 मीटर के आसपास है। और ये कितनी, लगभग 2400 किलोमीटर के एरिया में जो है, जो लघु ये कह सकते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं, ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में हमारा महान हिमालय 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। और ये इसकी देखा जाए कि ये कितनी चौड़ाई है,
लगभग जो है 25 किलोमीटर तक चौड़ा है ये हमारा वृहत हिमालय, 25 से 40 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। विश्व के लगभग 47 उच्चतम शिखर कहाँ पर अवस्थित हैं? विश्व के 47 उच्चतम शिखर जो है वृहत हिमालय में स्थित हैं। और इसकी चट्टाने देखा जाए तो इसमें चट्टाने कायांतरित और जीवाश्म रहित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो महान हिमालय उसकी चट्टाने कैसी हैं, उसकी चट्टाने कैसी हैं, उसकी चट्टाने जो है कायांतरित और जो है जीवाश्म रहित हैं, यानी यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये पूरी तरीके से जीवाश्म रहित हैं। यहाँ पर जो है क्वार्जाइट, सिस्ट और निस जैसी चट्टाने पाई जाती हैं। तो आगे हम जब लघु हिमालय को देखेंगे तो लघु हिमालय को हमने देखा कि ये लगभग जो है लघु हिमालय क्या है, लगभग 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ पर आप पीर पंजाल के रूप में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में आप धौलाधर श्रेणी के नाम से जाते हैं, और जो है जब हम लोग जो उत्तराखंड में आते हैं इसे नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में हम लोग महाभारत श्रेणी के रूप में इसे जानते हैं। तो यही जो आगे जो श्रेणी है शिवालिक लघु हिमालय की, यही जब ये नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती है तो यहाँ पर डफला, मिसमी, मिरी, अबोर के नाम से जानी जाती है। इसकी जो मुख्य चट्टाने हैं कांग्लोमेरेट से, बालुका पत्थर और चूना पत्थर फाइलाइट से बनी हुई हैं। ये वृहत हिमालय से अधिक चौड़ा है, और इसकी स्थलाकृति की बात करी जाए तो ये हॉग बैक स्थलाकृति के रूप में दिखाई देती है। बात करी जाए शिवालिक हिमालय की तो ये लगभग 1600 से लेकर 2400 मीटर ऊंचाई में इसकी जो है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1600 से 2400 मीटर है। सतलज से लेकर यानी सतलज नदी से लेकर तिस्ता नदी तक देखा जाए तो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके आगे क्या होता है, ये जो है लघु हिमालय के साथ जो है मतलब कह सकते हो मिक्स हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, संलयित हो जाता है, और डफला, मिरी, मिसमी, अबोर के रूप में जाना जाता है। इसकी चट्टाने बालुका पत्थर और कांग्लोमेरेट हैं। तो ये था हमारा लघु हिमालय, वृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें हमने जो है दर्रे देखे और उसके हिमानियाँ देखी और पर्वत चोटियाँ देखी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर पूर्व की जो चोटियाँ हैं और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि लघु हिमालय, वृहत हिमालय क्षेत्र में है, उनको हम लोग देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं डफला, मिरी, मिसमी, अबोर जो है ये किसके भाग हैं, ये लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय के रूप में देख सकते हैं। और इसके उत्तर में क्या है, महान हिमालय फैला हुआ है, यहाँ पर ये नामचा बारवा तक स्थित है। तो ये कहाँ पर, ये जो चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये चोटियाँ हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। जो मिसमी पर्वत श्रृंखला है वो भारत, चीन और म्यांमार के मतलब इनकी तीनों की सीमा पर स्थित है। और उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यही मिसमी है। पर्वत श्रृंखला की बात करी जा रही, चोटी की बात नहीं, ठीक है। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या है कि आप इस तरीके से देखिए, ये जो भारतीय भूभाग है कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये डफला, मिसमी, अबोर डफला, मिरी, अबोर और मिसमी कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसके आगे क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं यहाँ पर नामचा बरवा था। तो वृहत हिमालय कहाँ तक फैला हुआ था, आप देखते हैं शुरुआत में ही हमने इसको डिस्कस किया था, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। तो क्या होता है, जब हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि भारत कुछ ऐसा था और यूरेशियन प्लेट से, यहाँ जो यूरेशियन प्लेट से उठे टकराता है, तो क्या होता है, ये वाला पार्ट जाके क्या होता है, यहाँ पर टकराता है इस जगह पे। ये अरावली पर्वत श्रृंखला थी, ये शिलांग का पठार का क्षेत्र था, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर टकराता है। तो इससे क्या होता है कि इस जगह पर देखते हैं म्यांमार में जो है, म्यांमार क्षेत्र में अराकान योमा के रूप में जो है एक जो है पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, वृहत हिमालय के रूप में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। तो अब इससे क्या होता है, एक मोड़ उत्पन्न होता है। यही जो मोड़ पे जो कुछ पर्वत चोटियां आपको दिखाई पड़ रही हैं,
यही पटकाई बूम, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स के रूप में हम लोग देख पाते हैं। तो जो पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड क्षेत्र में है, और नागा रेंज जिसे नागालैंड में स्थित है, या नागा पर्वत श्रेणियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती है, ये 3826 मीटर है। देखिए क्या है, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे माउंट सारामती। क्या है वो? है माउंट सारामती ये। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, तो पूर्वांचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में आप बताएंगे वो है मिसमी। ठीक है, फिर आप जब इसके जैसे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, तो उत्तर की ओर दक्षिण ओर बढ़ते हैं तो नागा रेंज के बाद क्या पड़ता है? मणिपुर पहाड़ियां बढ़ती हैं। तो मणिपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट जापावो है। और इसमें दो नदियां निकलती हैं यहाँ से, एक बैरन नदी है, दूसरी इम्फाल नदी है। तो यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, एक लोकटक झील है जो उत्तर पूर्वी भारत की क्या है सबसे बड़ी झील भी है, और ये क्या है वर्तमान में रामसर, जो आप रामसर कन्वेंशन सुनते हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत ये संरक्षित झील है, या कह सकते हो आर्द्र भूमि है। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, और मिट्टी वनस्पति के यहाँ पे कुछ तैरते हुए द्वीप दिखाई पड़ते हैं, इसे कुंदी बोलते हैं। और यहाँ पर संभाई हिरण पाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि इसी लोकतक झील के किनारे आप देखते हैं केबुल लामजाओ, जो एक नेशनल पार्क है, लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये केबुल लामजाओ के थरंग द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर बार्किंग डियर या संगाई डियर या फिर आप कह सकते हो डांसिंग डियर यहीं पर मिलता है आपको। फिर आप इसके और दक्षिण में जाएंगे तो आपको मिजोरम मिलेगा। तो मिजोरम में आपको मिजो हिल्स मिलती हैं, इसे लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीला पर्वत है, जो कि 2164 मीटर ऊंची है। फिर इसके दक्षिण में हम लोग क्या देखते हैं? त्रिपुरा पहाड़ी। तो ये क्या था? उत्तर पूर्वी हिमालय और जो है पूर्वांचल हिमालय की कुछ पहाड़ियां थी। इसी में हम लोग देखते हैं, इस जगह पे आप देखिए कि जो आसाम है ये अरुणाचल का भाग है, ये आप देखते हो नागालैंड है, ये मणिपुर है, इसके आगे क्या देखते हैं? मिजोरम है। तो इस जगह पे आप देखते हैं मिकिर पहाड़ियाँ हैं जो असम और नागालैंड में है। यहाँ पर रेंगमा पहाड़ियाँ हैं। तो देखिए जो मिकिर और रेंगमा यहाँ की जनजातियों के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये रेंगमा पहाड़ी कहाँ पर? असम में पाई जाती है। और बराइल पहाड़ी जो है असम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में पाई जाती है। देखिए ये तो हमने अभी तक ये देखा। देखिए आप ये पहाड़ियाँ आप देखिए इस जगह पे जो भी हमने बताई, आप इसके यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करिए। क्या देखिए कहाँ पर हैं? तो देख रहे होंगे ना यहाँ पे डफला, मिरी, अबोर और मिसमी हो गई। ये पटकाई बूम आपने देखी। फिर यहाँ पे नागा हिल्स देखी, मणिपुर हिल्स देखी, और यहाँ पर आपने देखा था मिजोरम या फिर लुसाई हिल। यहाँ पे त्रिपुरा हिल था। यहाँ पर रेंगमा है, मिकिर है और बरैल है। तो बरैल हमने देखा था नागालैंड, असम और मणिपुर के क्षेत्र में पाई जाती है, तीनों में संयुक्त रूप से है। फिर आप एक क्षेत्र पड़ता है ये मेघालय। तो मेघालय में क्या है? गारो, खासी और जयंतिया, तीन पर्वत श्रृंखलाएं। यानी अगर आप जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे यह आपको गारो मिलेगी, यहाँ पर खासी मिलेगी और ये जयंतिया। ये अत्यंत ही विखंडित हैं, और ये क्या है? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है, यह है ये प्रायद्वीप भारत का पार्ट है। मैं शुरुआत से आपको एक चीज बताता चला आ रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर शिलांग पर्वत श्रृंखला है। जब ये भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही होती है तो उस समय आपको हम बार बार हमने बताया कि ये शिलांग पर्वत है।
तो शुरुआत से ही आप समझ सकते हैं, अगर मैं शिलांग पर्वत बोल रहा हूँ तो क्या है, प्रायद्वीप भारत का ही भाग है। लेकिन क्या होता है कि ये अलग कैसे हो गई, मतलब देखिए क्या है, ये छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, ये कभी इसी का भाग हुआ करता था। लेकिन क्या है कि हिमालय के उत्थान क्रम में क्या होता है कि जब हिमालय पर्वत श्रृंखला बन रही होती है तो क्या होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट पर क्या होता है, इस जगह पे काफी ज्यादा दबाव उत्पन्न होता है। दबाव उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, भंसन हो जाती है। और इस जगह पर क्या होता है, ये मालदा गैप यहाँ पर बन जाता है। कौन सा गैप बन जाता है, मालदा गैप का निर्माण हो जाता है। तो ये अब देखिए, जो मालदा गैप का निर्माण होता है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर मतलब एक खाई के रूप में बन जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं, सारी है, गंगा यहाँ से निकली हुई है, गंगा इस जगह से निकली गंगोत्री से, ये सिंधु नदी यहाँ पर। तो ये जो गंगा नदी होती है, गंगा नदी हो गई, और ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से क्या होता है, ये जो है पूरी तरीके से ढक जाता है। और जो है ये छोटा नागपुर पठार और शिलांग का पठार, ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो शिलांग का पठार या फिर गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये जो मेघालय में स्थित हैं, किसका भाग है, तो आप स्पष्ट रूप से बोलिएगा ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप का ही पार्ट है, या फिर प्रायद्वीप भारत का पार्ट है। तो आगे हम लोग देते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेते हैं। हिमालय प्रादेशिक रूप से किस हिसाब से विभाजित की गई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अपवाह तंत्र के आधार पर हम इसको विभाजित कर रहे हैं। तो पश्चिम से पूर्व हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु है, और ये क्या है, यहाँ पर आप देखते हो कैलाश मानसरोवर से ही सतलज नदी भी आ रही। तो ये जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्या है, पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या है, पंजाब हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है, अगर एवरेज हाइट की बात करी जाए सबसे अधिक है। ये इसमें क्या है, ट्रांस से लेकर शिवालिक हिमालय तक सभी अवस्थित हैं। देखिए क्या है कि हमने देखा था जो हमारी सिंधु नदी थी वो लद्दाख और जास्कर के बीच से आप देखते हैं, वहां से जैसे क्या बताया था, जाराला और चार्डिंगला, इधर जाराला और चार्डिंगला जो दो दर्रे थे उनके बीच से निकली हुई थी। तो इसके उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी थी और दक्षिण में जास्कर थी। यानी इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट, और इसमें वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय सभी सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कि सिंधु से सतलज के बीच का जो भाग है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। तो देखिए क्या है कि आप ये देखते हैं, हमारे जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी हुई है, तो क्या होता है कि कर्क रेखा से यहाँ की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अधिक हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर स्थलीय प्रभाव अधिक देखा जाता है, क्योंकि क्या है, अरब सागर से इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा देखते हैं, देखिए इसका प्रभाव इसकी जलवायु पर पड़ता है। इसको आगे हम लोग जब भारत की जलवायु देखेंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला क्या है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में, काली नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और सतलज नदी यहाँ से, यानी ये जो इसके बीच का जो भाग है उसको हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, इस टाइप के जो आप ग्लेशियर के बारे में सुनते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये यहीं पर स्थित है, कुमायूं हिमालय में। अगला है तिस्ता नदी। तो तिस्ता नदी आप क्या देखते हैं, तिस्ता नदी सिक्किम से निकली हुई है। तो इस क्षेत्र का जो बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से मैप बना के दिखा देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो देखिए ये सिंधु है, ये सिंधु नदी हो गई, ये सतलज नदी, तो ये क्या है, ये पंजाब हिमालय है। ठीक है, सिंधु से काली नदी का क्षेत्र आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, कुमायूं हिमालय है। ये तिस्ता नदी है, तो ये जो तिस्ता नदी से यहाँ का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की औसत ऊंचाई और लंबाई दोनों सबसे अधिक है। आप देखते हैं ना, यहाँ की मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप कहाँ देखते हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल पे ही देखते हैं। यानी इस जगह पर हिमालय सबसे ज्यादा क्या कह सकते हो, संकीर्ण, यानी कि इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है, औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। आगे हम लोग देखते हैं तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी। आप ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर देखते हैं,
दिहांग, ब्रह्मपुत्र जिसको बोलते हैं, या फिर सांगपो बोलते हैं। तो ये जो बीच का भाग है इसको हम लोग असम हिमालय बोलते हैं। सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? यहीं पर है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब मानसून होता है तो मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब शाखा, एक बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा आती है तो यहीं पर जो है सर्वाधिक मात्रा में बारिश कराते हुए पंजाब की ओर बढ़ती है। तो सर्वाधिक बारिश यहीं पर होती है और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पर है। इसका रीजन हमने शुरुआत में बताया कि जो अभी हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी कर्क रेखा है वो देखिए, कर्क रेखा इसके सबसे नज़दीक है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी सबसे नज़दीक है। यानी इस जगह पे आप देखते हैं कि जब हमारी मानसूनी हवाएं यहाँ से बहती हैं तो भारी मात्रा में अपने साथ जलवाष्प लेके जाती हैं और उस जलवाष्प को यहीं पर अधिक मात्रा में वर्षा करवाती हैं, जिससे यहाँ पर सदाबहार वनस्पति, अर्धसदाबहार वनस्पति यहाँ पर बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पर जीव जंतुओं के दृष्टि से भी ये सर्वाधिक धनी है, या फिर कह सकते हो सर्वाधिक वर्षा वाला या फिर सर्वाधिक जैव विविधता वाला ही क्षेत्र है। तो ये था आज का हिमालय की संरचना, जिसमें हमने हिमालय देखा, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय में कौन कौन से भाग हैं, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और ये सारी चीजें हमने देखी अवस्थिति के आधार पर। उसके हिमालय के दर्रे देखे, हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां थी हमने वो देखी, कौन कौन सी चोटियां हैं वो सब देखी, कौन कौन से मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग और बुग्याल पयार हमने देखा, और इस पर जो विभिन्न सारे जो है ग्लेशियर्स हमने देखे। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या है कि आप कंप्लीट रूप से अब हिमालय पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कोई हिमालय के बारे में पूछता है तो आई थिंक आप हिमालय के बारे में अच्छे से बताने के आप हो सकते योग्य हो चुके हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी क्लास आगे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।